Hello students, good evening. How are you? I hope you all are okay. Students, ये मेरी नेक्स्ट वीडियो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स के लिए। उन्हें मैंने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कराया था। आप लोगों को मैंने सेकंड चैप्टर स्टार्ट करवाया था चैप्टर 2। चैप्टर 2 में मैंने आप सभी को कुछ टर्म्स क्लियर कराई थी बेटा। उसी में आज मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देना चाहती हूँ कि मैं कौन कौन से टर्म्स आपको करा चुकी हूँ। सबसे पहला है एंटिटी। बेटा एंटिटी क्या होता है? एंटिटी का मतलब होता है यहाँ पर जैसे टाटा कंपनी है, जैसे बिरला कंपनी है, ये सब किस में आते हैं? एंटिटी में आते हैं। ठीक है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो ये आपकी किस में काउंट होती हैं? ये एंटिटी में काउंट होती हैं। ठीक, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं। इन्हें कहा जाता है एंटिटी। क्या कहते हैं इनको? एंटिटी कहते हैं। आगे आ जाइए, नेक्स्ट होता है टर्म जिसे आप पढ़ेंगे आगे, इवेंट। ये जो टर्म आपको बता रही हूँ, मैं आपको इनका मीनिंग बता रही हूँ क्योंकि आगे टर्म काम आएंगे और आगे आप इस चैप्टर में इन टर्म को पढ़ेंगे। इवेंट, इवेंट का मतलब क्या होता है बेटा? जब भी इन एंटिटीज में या जब भी किसी बिजनेस में कोई भी इवेंट होता है, जैसे हमने कहा यूज ऑफ रॉ मटेरियल, इन प्रोडक्शन, यूज ऑफ रॉ मटेरियल इन प्रोडक्शन, तो इसे हम कहेंगे इवेंट। क्या कहेंगे इसको? इवेंट कहेंगे। नेक्स्ट एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन, बेटा बिजनेस ट्रांजैक्शन को हिंदी में कहते हैं व्यवसायिक लेन देन। क्या कहते हैं उसको हिंदी में? उसे हम हिंदी में कहते हैं व्यवसायिक लेन देन। इसका मतलब क्या है? इसका मीन्स ये है कि व्यवसाय में जो लेन देन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब बेटा ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ये भी दो तरीके से होते हैं। ध्यान से समझना, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ये दो तरीके से किए जा सकते हैं। या तो आप ट्रांजैक्शंस करेंगे कैश में या ट्रांजैक्शंस करेंगे क्रेडिट में। क्या मीनिंग है इसका? मीनिंग ये है कि या तो आप जो भी लेन देन करेंगे वो केवल नगद में करेंगे, कैश में करेंगे, या फिर आप उधार में करेंगे, या फिर बोथ, कैश एंड क्रेडिट। आप कुछ ट्रांजैक्शंस नगद भी करेंगे और कुछ ट्रांजैक्शंस उधार भी करेंगे। इज दैट क्लियर? मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताती हूँ कैश का। सपोज मैंने कहा गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड। ठीक, यहां ये मान के चला जाता है कि हमने माल खरीदा। अब इसके आगे किसी का नाम तो नहीं दे रखा ना, इसके आगे आपको ये नहीं बता रखा कि आपने माल किससे खरीदा, आपने गुड्स किससे परचेज किया है, ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पर जो गुड्स परचेज किया गया है वो कैश में परचेज किया गया है। इसी तरह से अगर मैं ये बात कह दूं गुड्स सोल्ड, माल बेचा। अब माल बेच दिया बेटा, बेचने के लिए मैंने आकर ये आपको मैंने उस दिन बताया था
इससे जो मेरी जस्ट फर्स्ट वीडियो थी, मैंने उसमें बताया था कि गुड्स को हम 4 नामों से पुकारते हैं। जब हम गुड्स को खरीदते हैं तो हम परचेज वर्ड यूज़ करते हैं, जब हम गुड को सेल करते हैं तो हम सेल्स वर्ड यूज़ करते हैं, जब कोई बिका हुआ माल हमारे पास वापस आता है तो हम सेल्स रिटर्न वर्ड यूज़ करते हैं। और वही माल जब हमने कहीं से खरीदा है, जिस सप्लायर से खरीदा, उसमें से कुछ माल हम उसको वापस कर देते हैं तो उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि गुड्स के लिए 4 टर्म्स को हम यूज़ करते हैं। जब गुड्स को खरीदेंगे तो परचेज, जब उस गुड को बेचेंगे तो सेल, जब बिके हुए गुड हमारे पास वापस आता है तो सेल्स रिटर्न, और जब बिका जो गुड हमारे पास है, खरीदा हुआ जो माल है, हम उसको रिटर्न करते हैं तो वो कहलाता है परचेज रिटर्न। यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई? इन दोनों में आपने किसी का भी नाम नहीं देखा होगा। मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए। मैंने एक में कहा कि मैंने माल खरीदा, दूसरे में कहा माल बेचा। लेकिन हमने किसी को माल खरीदा, किसी को माल बेचा, किसी से माल खरीदा, तो हमें उस व्यक्ति का नाम याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। मान लीजिए मैं किसी से मैं जा रही थी कहीं टूर पे और मैंने रास्ते में किसी से चिप्स का पैकेट खरीद लिया, तो मैंने तो उससे कैश ट्रांजेक्शन करी ना, मैंने सीधा सीधा उसको पैसे दिए, उसने मुझे चिप्स का पैकेट दिया, दैट्स ऑल। उसकी और मेरी ट्रांजेक्शन ओवर हो गई। अब मुझे क्या पता, मुझे उसके नाम से कोई मतलब नहीं है, उसे मेरे नाम से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ क्या होता है बेटा, यहाँ किसी व्यक्ति के नाम को याद रखने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं क्रेडिट के बारे में, तो क्रेडिट में क्या होता है बेटा, मान लीजिए आपने लिखा गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम। आपने कहा है कि मैंने राम से माल खरीदा। इसका मतलब क्या है? ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, मैंने राम से माल खरीदा, अब मैंने राम से माल खरीदा, अब मुझे राम के याद रखने की जरूरत क्या है कि मैंने राम से माल खरीदा है? क्या जरूरत है मुझे उसके नाम को याद रखने की? जरूरत है। जरूरत क्यों है? क्योंकि मैंने जो माल उससे खरीदा है वो मैंने उधार खरीदा है। ये जो सेंटेंस है, यही सेंटेंस आपको पहचानना है। जब आप देखिए, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास 11th-12th में कॉमर्स रही होगी, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉमर्स का सी भी नहीं जानते या उसका ए भी नहीं जानते हैं। तो उनके लिए भी मैं ये बता रही हूँ, ये स्पेशली स्टार्टिंग जो बेसिक है तो उन्हीं के लिए। लेकिन वही बात है कि जिनके पास कॉमर्स है उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिनके पास नहीं उन्हें अच्छे से टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो आगे जाके उनको जर्नल एंट्रीज में काम आएंगे। आगे जो वो क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आगे उन्हें प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या उठाया कि ट्रांजैक्शंस 2 तरह की होती हैं, कैश और क्रेडिट। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए, आप जब सेंटेंस देखेंगे, आप देखेंगे कोई ट्रांजैक्शन हो रखी है, इसमें किसी ट्रांजैक्शन का नाम लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि कोई ट्रांजैक्शन कैश में है या क्रेडिट में है ना। तो देखो, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखिए आप। पहला क्या लिखा था, गुड्स परचेज्ड, इसका मतलब क्या है कि कैश ट्रांजैक्शन है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड, तो इसका मतलब आपने नगद माल बेचा है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, यानी कि राम से माल खरीदा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे यही आपको दिमाग लगाना है, यही पे एक माइंड में क्लिक होनी चाहिए एक बात कि आपने राम से माल खरीदा। इसका मतलब क्या है कि आपको राम के नाम को याद रखने की रिक्वायरमेंट है, आपको उसका नाम याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भविष्य में, फ्यूचर में आपको उसका पेमेंट करना है, आपको उसका पैसा चुकाना है, तो इसीलिए आपको राम के नाम को याद रखना पड़ेगा। इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कही जाएगी। क्या कहा जाएगा इसको, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये उधार आपने माल खरीदा है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं लिख दूं यहाँ पर गुड्स सोल्ड टू राकेश, इसका मतलब आपने राकेश को माल बेचा। तो वही वाली बात हो गई ना कि आपको राकेश के नाम को याद रखने की रिक्वायरमेंट है। क्यों है? क्योंकि इन फ्यूचर
आपको राकेश से पैसे लेने हैं। आपको राकेश से क्या करना है? पैसे लेने हैं, उससे अपने माल का पेमेंट लेना है। तो ये कहलाएगी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। वहीं मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एक एग्जांपल में क्या बता रही हूँ, अक्सर सेंटेंस जब देते हैं तो इस तरह से आता है न्यूमेरिकल में। यहां पे लिखा हुआ है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम इन कैश। अब इस सेंटेंस का मीनिंग देखिए, आप इस सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस का मतलब आप क्या निकालेंगे। इस सेंटेंस में ये कहा है कि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम इन कैश। बात समझ में आ रही है? यहाँ क्या था? गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम। आपको यहाँ पे राम के नाम को याद रखने की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन मैंने आपको ये जो सेंटेंस बताया इसमें क्या है बेटा? इन कैश। कई बार न्यूमेरिकल्स में ये सेंटेंस दिए जाते हैं एक तरह से स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने राम से माल खरीदा नकद में, यानी कि मैंने उससे नकद माल खरीद लिया। इसका मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन हुई या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई? ये कैश ट्रांजैक्शन में काउंट होगी, क्योंकि इसमें वर्ड आ गया इन कैश, यानी कि आपने कैश में माल खरीदा, आपने नकद माल खरीदा है। तो आपको राम के नाम को याद रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इज दैट क्लियर? अब यही साथ साथ मैं एक टर्म और क्लियर कर देना चाहती हूं। देखिए, ऊपर मैंने आपको दो एग्जाम्पल बताए थे। पहला एग्जाम्पल बताया था मैंने गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम। अभी सेंटेंस बताया था ना ऊपर कि आपने राम से क्या खरीदा? माल खरीदा। तो आपने राम से खरीदा माल, अब राम क्या हो गया आपका? इस कंडीशन में राम आपका क्या बना? आपको क्या करना है? आपको राम का पेमेंट करना है या राम से पेमेंट लेना है? पहले इस सेंटेंस को समझिए। आपने राम से माल खरीदा, अब आप राम से उधार माल खरीद के लाए हैं, तो आपको राम का पेमेंट करना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राम आपका क्या हुआ? क्रेडिटर। राम आपका क्या हुआ? क्रेडिटर हुआ, यानी कि उसे हिंदी में हम कहते हैं लेनदार। राम आपका क्रेडिटर है, वो लेनदार है, वो आपसे पैसे लेगा, वो आपसे पेमेंट लेगा। क्लियर? ये टर्म मैं आपको समझा रही हूँ, इसे आगे और एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल एग्जांपल था तो इसलिए इसको हैंड टू हैंड क्लियर कर रही हूँ। एक सेंटेंस मैंने लिखा था गुड्स सोल्ड टू राकेश। इसमें राकेश क्या है? इस सेंटेंस में आपने राकेश को क्या किया? आपने राकेश को माल बेचा, आपने राकेश को उधार माल बेचा है ना। तो राकेश आपका क्या बन गया? डेटर। क्या बन गया आपका? डेटर, देनदार, जिसे हम क्या कहते हैं? देनदार। यानी कि राकेश आपके पैसे देगा, राकेश आपका पेमेंट करेगा। तो इसलिए राकेश आपका क्या बना है? डेटर बना है। और राम आपका क्या बन गया है? क्रेडिटर बन गया है। क्या इतनी बात आप सबको समझ में आ गई? अब एक चीज और समझा देती हूं। जो डेटर होते हैं, यानी कि जो देनदार होते हैं, वो हमारे काउंट होते हैं बेटा एसेट्स में। किस में काउंट होते हैं? एसेट में काउंट होते हैं। और जो क्रेडिटर होते हैं, कौन होते हैं? क्रेडिटर। ये हमारे काउंट होते हैं लायबिलिटीज में। किस में काउंट होते हैं बेटा? लायबिलिटीज में काउंट करते हैं इनको। क्यों? क्योंकि वो हमारा लेनदार है। अब जो हमारा लेनदार है तो हमारे ऊपर दायित्व तो बनता है कि हम उसका पेमेंट करेंगे, तो लायबिलिटी बन गई हमारी। ये एक टर्म और ध्यान रखना, इसे हम कहते हैं करंट एसेट्स। आपको एसेट और लायबिलिटी समझ में आ गया ना। अब एक टर्म और समझो कि इन्हें हम किस में डालेंगे। वो तो ठीक है कि आप इसको एसेट में और इसे लायबिलिटीज में डालेंगे, लेकिन डेटर किस में आएगा? किस तरह की एसेट है? डेटर करंट एसेट है। क्यों? क्योंकि आपको जो इससे पेमेंट मिलेगा वो 1 साल के अंदर अंदर मिलेगा, और क्रेडिटर जिसका आपको 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करना है,
यही करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट होता है। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनसे आपको 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट मिल जाएगा, क्लियर। और करंट लायबिलिटीज वो होती हैं जिनका पेमेंट आपको 1 साल के अंदर अंदर करना होता है। इज दैट क्लियर? डेटर एंड क्रेडिटर, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट आ जाइए, बिजनेस ट्रांजैक्शंस आपकी क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम मेन एसेट्स पर। एसेट्स, बेटा एसेट्स जो होती हैं, एसेट्स को मेन 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। एसेट्स को हिंदी में हम कहते हैं संपत्ति। आप में से काफी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के होंगे, तो उनके लिए भी मैं थोड़ा इजी करने की कोशिश कर रही हूँ। एसेट्स को हिंदी में कहते हैं संपत्ति। एसेट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 3 कैटेगरी में कौन कौन से? एक होता है आपका फिक्स्ड एसेट्स, एक होते हैं बेटे आपके फिक्स्ड एसेट्स, जिन्हें आप नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इनको? नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं। एक होते हैं आपके करंट एसेट्स, एक होते हैं करंट एसेट्स, और एक होते हैं आपके फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स, क्या आपको बात क्लियर हुई? फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, there are 3 types of assets. Have you got it? Next, fixed assets. Which are fixed assets? Fixed assets कौन सी होती हैं? Fixed assets वो होती हैं बेटा जिनमें कंपनी या बिजनेसमैन जो होता है वो एक लंबे समय के लिए पैसा लगा देता है, एक लंबे समय के लिए उनमें इन्वेस्ट कर देता है, और इनका जो बेनिफिट मिलता है कंपनी को वो 1 साल से ज्यादा समय के लिए मिलता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनमें कंपनी बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट करती है और लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करती है, और इनका बेनिफिट यानी कि इनमें जो हम इन्वेस्ट करते हैं उसका फायदा कंपनी को 1 साल से ज्यादा समय के लिए मिलता है, एक फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा समय के लिए क्या मिलता है? फायदा मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं करंट एसेट्स के बारे में, तो करंट एसेट्स अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन की थी आपको। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिन्हें 1 साल के अंदर अंदर आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर ये कहा जाए कि करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनसे आपको 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट मिलना होता है, आपको पैसे मिलने होते हैं। तीसरा आता है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनमें कंपनी ने कोई ऐसा खर्चा कर रखा है जो बहुत ही बड़ी अमाउंट में है, और कंपनी उसको एक्सपेंस यानी कि खर्चे के तौर पर एक साथ P&L अकाउंट में शो नहीं कर सकती। कंपनी उसको क्या करती है? इस फिक्टिशियस एसेट्स वाले कॉलम में डाल देती है, इस हेड में डालती है, और धीरे धीरे हर साल इसे P&L के डेबिट साइड में डालकर राइट ऑफ करती रहती है। क्या करती है? राइट ऑफ। इन चीजों को जब आप न्यूमेरिकली करेंगे तब आप इन्हें बहुत अच्छे से समझ के चलेंगे, ठीक है। फिलहाल आप ये समझ कर चलिए कि जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे फिक्स्ड एसेट्स हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स में 2 तरह की कैटेगरी बनती है बेटा। फिक्स्ड एसेट्स भी 2 तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होता है फिक्स्ड में टेंजिबल एसेट्स, और एक होता है इसमें इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स अभी बताया था।
फिक्स्ड एसेट्स वो होती हैं जिनमें कंपनी 1 साल से ज्यादा समय के लिए पैसे इन्वेस्ट करती है और इसका फायदा कंपनी को एक फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा समय तक के लिए मिलता है। अब इसमें मैंने बताया था कि टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट, दो तरह की फिक्स्ड एसेट होती है कंपनी के पास। टेंजिबल एसेट की बात करें तो इसे हम हिंदी में कहते हैं बेटा मूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति, टेंजिबल एसेट, इसका मतलब क्या हुआ? टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिन्हें आप छू सकते हैं, जिन्हें आप टच कर सकते हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं, वो होती है टेंजिबल एसेट। अब मैं इसका आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एग्जांपल जैसे लैंड, आप लैंड को देख सकते हैं, आप उसे छू भी सकते हैं, ये टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में आती है। लैंड, बिल्डिंग, इसी तरह से प्लांट, मशीनरी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसमें नहीं आएगा बेटा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसमें आ जाएगा जैसे इक्विपमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है, ये होते हैं आपके टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। अब बात करते हैं इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स को हिंदी में हम कहते हैं अमूर्त संपत्ति। टेंजिबल जो दिखती हैं, इंटेंजिबल जो नहीं दिखती हैं, यानी कि जो आप जानते तो हैं लेकिन आप उसे देख नहीं सकते, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा, ये कहलाते हैं बेटा इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। अब गुडविल क्या होता है बेटा? गुडविल को हिंदी में कहते हैं ख्याति। मैं जो टर्म्स आपको बोल रही हूँ, जो भी स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, बेटा सारी चीजें तो लिखी नहीं जा सकती, लेकिन जो मेन चीज मैं आपको लिखवा रही हूँ और जो मैं किसी का आपको मीनिंग बताती हूँ, जैसे मैंने आपको फिक्स्ड एसेट का मीनिंग बताया है, तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसके बाद आप बीच में उसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं जो चीजें समझाती चल रही हूँ उसको बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। अब आप उसे समझ के आप उसे अपने आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए। गुडविल, गुडविल होता है, इसे हिंदी में हम कहते हैं ख्याति। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक मार्केट में दो शॉप आमने सामने हैं, दोनों शॉप स्वीट शॉप है, यानी कि स्वीट्स की शॉप है, मिठाइयों की दुकान है। उसमें एक का नाम है, मिठाई वाले का राम है और दूसरे का नाम श्याम है। अब हम ये देखते हैं कि जो राम है, राम की शॉप पे बहुत भीड़ रहती है, बहुत क्राउड रहता है, उसके पास कस्टमर की लाइन लगी रहती है। लेकिन जो श्याम है वो खाली बैठा रहता है, उसके पास में भूले भटके से कोई एक या दो कस्टमर पूरे दिन में आ जाता है। अब इस कंडीशन में आप क्या सोचेंगे? जब आप इस सिचुएशन को देखेंगे तो आप क्या सोचेंगे? आपके माइंड में ये बात आएगी कि इसका मतलब क्या है कि राम की दुकान की जो मिठाइयाँ हैं वो अच्छी हैं। दूसरी तरफ आप श्याम के लिए क्या सोचेंगे कि श्याम की मिठाइयाँ उस क्वालिटी की नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए कस्टमर वहां पर नहीं जाते। इसे कहते हैं गुडविल। इसे कहते हैं गुडविल कि किसी व्यक्ति की या किसी कंपनी की मार्केट में क्या रेपुटेशन है, उसकी मार्केट में क्या गुडविल है। किसी की अच्छी हो सकती है, किसी की खराब हो सकती है। जैसे उस मार्केट में राम की गुडविल अच्छी थी लेकिन श्याम की गुडविल अच्छी नहीं थी, ठीक है। हो सकता है कि उसका व्यवहार अच्छा हो राम का, वो कस्टमर्स को थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दे देता हो, उसके यहाँ की मिठाई भी बहुत अच्छी हो, तो उसकी मार्केट में गुडविल अच्छी है। इसी तरह से होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है बेटा? जब कोई भी इंसान कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका एक लोगो होता है ना, उसके पास एक साइन होता है। जैसे SBI है या PNB है, उनका आपने देखा होगा कि जब उनके एड भी आप देखते हैं या आपके पास अगर अकाउंट आपका खुला है तो उसमें पासबुक में उनके साइन बने होते हैं, है ना। तो वो जो साइन होता है वो ट्रेडमार्क होता है, यानी कि किसी भी बिजनेस को एक पर्टिकुलर ट्रेडमार्क दिया गया है और उसे कोई और यूज नहीं कर सकता।
इसी तरह से एक होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है बेटा, सपोज करिए कोई पब्लिकेशन हाउस है, वो बुक्स पब्लिश करता है अपने यहाँ पर। अब जो जिस तरह की बुक्स वो पब्लिश करता है, सपोज करिए कि जो नॉवल है वो नॉवल को पब्लिश करता है। नॉवल मिलते हैं ना, कहानियों के मिलते हैं, नॉवल मिलते हैं, तो नॉवल पब्लिश करता है। तो कोई राइटर जो है, जो जिसने कोई अच्छा नॉवल लिखा है, तो वो क्या करता है, वो उन लोगों की, जो पब्लिकेशन हाउस है, वो उस ऑथर से उस नॉवल को खरीद लेता है। एक तरह से खरीदने का मतलब क्या हुआ कि वो पब्लिकेशन हाउस ये चाहता है कि वो उसको खरीद ले, और खरीदने के बाद में वो उस ऑथर के नाम से क्या करे, उसको बेचे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है बेटा कि उसके पास जो कॉपीराइट है, वो कॉपीराइट लेना चाहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं, कॉपीराइट लेना चाहते हैं इस चीज का, वो अधिकार लेना चाहते हैं कि भविष्य में कंडीशन होती है कि इतने साल तक क्या करेंगे, वो उसको उनकी जो क्या है नॉवल लिखा गया है उस ऑथर के द्वारा, वो उसको क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे। ठीक है, इसे हम कहते हैं कॉपीराइट। इज दैट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा एसेट्स के बारे में मैंने आपको क्लियर किया। ये मैंने आपको बताया था अभी फिक्स्ड एसेट के बारे में। अब चलते हैं हम करंट एसेट्स के बारे में। सेकंड नंबर की है बेटा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स को हिंदी में हम कहते हैं चालू संपत्ति। इसे हम हिंदी में कहते हैं चालू संपत्ति। चालू संपत्ति करंट एसेट्स मैंने आपको बताया था। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसे आप लिख लीजिएगा अगर आप चाहें तो। इसके मैं आपको एग्जांपल बता देती हूं, जैसे कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। अब आप कहेंगे मैडम इसे हम कैश में कैसे कन्वर्ट कराएंगे? बेटा जो करंट एसेट्स होती हैं उसमें कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट होती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके पास में एक साल तक रहती हैं। या फिर आप ये कहें कि जो आपके पास में कैश इन हैंड या कैश एट बैंक होता है वो भी आपके करंट एसेट्स में ही काउंट होता है, क्योंकि आज कैश है कल कैश नहीं है। आज आपके पास मान लीजिए 20,000 है कैश इन हैंड, कल आपके पास नहीं है, कल आपके बिजनेस में यूज हो गई, तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, करंट एसेट्स कहते हैं। ठीक है, उसे हम फिक्स्ड में काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह से एक होता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में बेटा दो चीजें आती हैं। एक होते हैं इसमें डेटर्स और एक होते हैं इसमें बिल्स रिसीवेबल, जिन्हें हम कहते हैं बीआर। आपको बात समझ में आई? ट्रेड रिसीवेबल इसे हम दो चीजों में वो करते हैं, इनमें दो चीजें आती हैं, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। देनदार आते हैं और इन्हें हम कहते हैं एक तरह से देय विपत्र होते हैं ये। ठीक है, बीपी होता है देय विपत्र, बिल्स रिसीवेबल यानी कि जिनका पैसा, जिन बिल का पैसा हमें एक साल के अंदर अंदर मिलना होता है, ये हमारे ट्रेड रिसीवेबल में काउंट होते हैं। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है जो आपके व्यापार से संबंधित जो विपत्र हैं, जिनका पैसा आपको मिलना है, वो होते हैं ट्रेड रिसीवेबल। व्यापार से संबंधित वो चीजें जिनका पैसा आपको एक साल के अंदर अंदर मिलना है। जैसे डेटर्स मैंने बताया आपको, डेटर्स मैंने आपको क्या बताया था? देनदार बताया था ना अभी, डेटर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। डेटर कौन होते हैं? डेटर वो होते हैं जिन्हें आपका पैसा देना होता है, और ये पैसा वो एक साल के अंदर अंदर देते हैं। ये वो डेटर होते हैं बेटा जिन्हें आपने क्या कर रखा है, आपने माल बेच रखा है, तो आपने इनको गुड्स बेच रखा है और वो भी उधार बेच रखा है, तभी तो आपके देनदार बने ना। भाई देनदार कब होगा? जब या तो आप उसको पैसे देंगे या फिर आप किसी को माल बेचेंगे। तो आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आपने ट्रेड से संबंधित जो रिसीवेबल है वो है। इसका मतलब आप जिस चीज का बिजनेस करते हैं
उसी से संबंधित देनदार है। आपने वैसे किसी को लोन नहीं दे रखा, या वैसे आपने किसी को पैसे नहीं दे रखे, यहाँ पर आपने अपना गुड़ दे रखा है, आपने अपने गुड्स सेल किया है इस बंदे को, और इस बंदे ने आपके पैसे नहीं दिए, तो ये आपका क्या है, देनदार हो गया, ये आपका डेटर हो गया, और इसे आपका पेमेंट 1 साल के अंदर अंदर करना है। तो इसीलिए हम इसे किस में काउंट करते हैं, करंट एसेट्स में काउंट करते हैं। आई थिंक आपको डेटर्स टर्म क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से एक होता है बिल्स रिसीवेबल। कई बार क्या होता है बेटा कि हम ऐसे बंदों को माल बेच देते हैं, सपोज करिए कि हमारे पास में कोई आया, एक कस्टमर आता है और वो हमसे कहता है कि आप मुझे 50,000 का माल अभी उधार दे दीजिए। ठीक, आपने क्या किया, आपने उसको 50,000 का माल उधार दे दिया, लेकिन अब आप भी तो बदले में कुछ चाहेंगे ना, आपके पास में भी तो कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके बेस पर कल आप ये बात कह सकें, कल अगर वो डिफॉल्ट कर देता है, अगर वो बंदा कल पेमेंट ना करे, तो आप कल ये तो कह सके किसी चीज को दिखाकर कि इस मेरे पास ये प्रूफ है कि इसने मुझसे पैसे लिए थे या इसने मुझसे माल लिया था। ठीक है, मान लीजिए कल वो डिफॉल्ट कर दे, कल वो कह दे आपने तो उसको क्या किया, आपने फेथ में, आपने विश्वास में उसको ऐसे ही माल पकड़ा दिया, आपने उससे लिखित में कुछ भी नहीं लिया, आपने उससे रिटर्न में कुछ भी नहीं लिया, तो आपके पास तो कोई प्रूफ नहीं हुआ ना इस चीज का कि आपने उसको गुड सेल किया है उधार। तो इसका प्रूफ क्या होता है, इसका प्रूफ होता है एक बिल। यानी कि आप क्या करेंगे, आप जब उसको माल बेचेंगे अपना, तो आप एक बिल लिखेंगे, उस बिल पर आप डेट लिखेंगे, जिस डेट में आप उसको माल बेच रहे हैं उतने का लिखेंगे जितने का आप उसको माल बेच रहे हैं, और कितने टाइम के बाद में वो उसका पेमेंट करेगा। अगर वो कहता है मैं 1 महीने के बाद पेमेंट करूंगा, तो आप 1 महीने का उसमें जोड़कर लिख देंगे, यानी कि उसमें आप लिख देंगे कि 1 महीने के बाद मुझे इस बंदे से इतने पैसे लेने हैं, या ये बंदा मुझे इतने पैसे देगा। उसके बाद में उस पर वो क्या कर देंगे, साइन कर देगा। साइन कौन करेगा, जो आपसे माल खरीद के लेके जा रहा है उसके उस पर साइन होंगे बाकायदा। अगर उसके साइन नहीं है तो वो बिल वेस्ट है, वो बिल जो है वो यूजलेस है। बिल कब बनेगा, वो बिल्स रिसीवेबल तब बनेगा आपके लिए जब उस डेटर के क्या होंगी, सिग्नेचर होंगी उस बिल पर। उसने साइन कर दी है, अब आपके पास में प्रूफ है। अगर कल 1 महीने के बाद वो पेमेंट नहीं करता, तो उस कंडीशन में आप उस बिल के बिहाफ पर आप क्या कर सकते हैं, उस पर केस कर सकते हैं, आप उसे कोर्ट में ले जा सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब ये जो बिल है, ये बिल, क्योंकि आपको इस बिल का पैसा मिलना है, तो आपके लिए ये बिल हो गया बिल्स रिसीवेबल, और जिसे पैसा देना है आपका उसके लिए हो गया बिल्स पेबल। उसके लिए क्या हो गया, ये बिल्स पेबल हो गया, क्योंकि उसे उस बिल का पेमेंट करना है और आपको उस बिल का पैसा रिसीव होगा, तो आपके लिए वो हो गया बिल्स रिसीवेबल। इसी तरह से करंट एसेट्स के बाद में अब हम इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, एक टर्म होता है इसमें इन्वेंट्री। बेटा इन्वेंट्री और कुछ नहीं होता, स्टॉक होता है। ठीक है, स्टॉक को मैं थोड़ा सा यहां पर एक्सप्लेन कर देती हूं, हैंड टू हैंड ये भी हो जाएगा बेटा। इन्वेंट्री, स्टॉक जो होता है वो 2 तरह का होता है बेटा। एक होता है आपका ओपनिंग स्टॉक और एक होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैं बात करती हूं ओपनिंग स्टॉक के बारे में, तो बेटा क्या होता है कि एक फाइनेंशियल ईयर होता है, एक टर्म होता है, एक तो होता है फाइनेंशियल ईयर और एक होता है आपका अकाउंटिंग ईयर। ठीक, इन दोनों में अंतर होता है। दोनों में क्या अंतर होता है, फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो या तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का होता है, या फिर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। ये तो होता है फाइनेंशियल ईयर, जिसे हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, वित्तीय वर्ष। हिंदी में हम इसे कहते हैं वित्तीय वर्ष। और एक होता है आपका अकाउंटिंग ईयर, इसे हम कहते हैं लेखांकन वर्ष। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे समझाती हूं, सपोज करिए मैंने 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच, 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच सपोज करिए मैंने फरवरी से अपना बिजनेस करना स्टार्ट किया। मानकर चलिए मैंने फरवरी से अपना बिजनेस करना स्टार्ट किया, तो जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था वो तो 1 जनवरी से हो गया था, लेकिन मैंने कब बिजनेस स्टार्ट करना स्टार्ट किया, फरवरी से।
ठीक है। तो मेरा जो अकाउंटिंग ईयर होगा वो तो होगा मेरा फरवरी से लेकर दिसंबर तक, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर है वो मैं चाहती हूँ 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। बात समझ में आ गई? यानी कि फाइनेंशियल, अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने बिजनेस में जो फाइनेंशियल ईयर रखूं वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का रखूं, मेरी इच्छा है, अगर मैं चाहती हूँ 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक करने के लिए, लेकिन मैं अपना बिजनेस जो स्टार्ट करती हूँ वो फरवरी से स्टार्ट करती हूँ, तो मेरा जो अकाउंटिंग ईयर है, क्योंकि जब से बिजनेस आपका स्टार्ट होगा अकाउंटिंग ईयर तब से ही काउंट होता है, तो अकाउंटिंग ईयर कब से होगा? फरवरी से दिसंबर तक का होगा। ठीक है। अब क्या होता है बेटा, इसी तरह से आप इसमें कर लेंगे कि जब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मानेंगे तो उसमें भी यही केस होगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर वो होता है जो फिक्स है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है, अप्रैल से 31 मार्च तक है, और अकाउंटिंग ईयर वो होता है जब से आप बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं तब से आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है। अब हम ये कहते हैं कि मान लीजिए कि एक बंदे का जो बिजनेस एक तरह से वो जो फाइनेंशियल ईयर मानता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का मानता है, ठीक। उसके पास में साल के अंत में यानी कि 31 दिसंबर को सबको अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने होते हैं। 31 दिसंबर में इसके पास जो बिना बिका हुआ माल पड़ा था, ध्यान से सुनिएगा, जो बिना बिका हुआ माल पड़ा हुआ था, जो माल इसका बिक नहीं पाया पूरे साल में, साल के अंत में बचा पड़ा था, वो था 1 लाख रुपए का। तो इसे हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक, इसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि इतना स्टॉक हमारा क्या है? बचा हुआ है। कब बचा हुआ है? 31 दिसंबर तक। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, उसमें साल के अंत में जो बिना बिका हुआ फिनिश्ड गुड है हमारा, वो कितना है? 1 लाख का है। इसे हम क्या कहेंगे? क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। जब हमारा नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगा, यानी कि जब 1 जनवरी से हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, तो उसमें यही 1 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। तो जब हम यहां पर इन्वेंट्री लिखते हैं तो ये हम बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, ओपनिंग स्टॉक के बारे में नहीं। हम यहाँ किसके बारे में बात करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात करते हैं। एक लास्ट टॉपिक आज का मेरा रह जाता है, लास्ट पॉइंट है करंट एसेट्स के बारे में। एक बात कर रहे थे हम फिक्टिशियस एसेट के बारे में। फिक्टिशियस एसेट्स, इन्हें हम हिंदी में कहते हैं कृत्रिम संपत्ति, क्योंकि मानी गई होती है, ये कृत्रिम संपत्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट, बेटा जब भी कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है या फिर वो कोई नया प्रोडक्ट बनाती है, तो उस कंडीशन में उसे एडवर्टाइजमेंट पे भारी भरकम पैसा खर्च करना होता है, जो कि एडवर्टाइजमेंट खाली 10-20 हजार रुपए से नहीं होता। जब कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है तो लाखों में बात जाती है, कई लाख में वो एडवर्टाइजमेंट करती है, एक एडवर्टाइजमेंट। तो उस कंडीशन में ये जो इतना पैसा होता है एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया हुआ, इसे कंपनी अगर 1 साल में ही P&L अकाउंट में एक्सपेंस के तौर पे शो कर दे तो वो तो लॉस में चला जाएगा, यानी कि प्रॉफिट इतना नहीं होगा, उससे ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में कंपनी क्या करती है? कंपनी इस तरह के जो भी एक्सपेंस होते हैं उसे कंपनी धीरे धीरे हर साल P&L के डेबिट साइड में एक्सपेंस के तौर पे शो करती रहती है और यहां से हटाती रहती है। इसी तरह से एक होता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जिन्हें हम प्रारंभिक व्यय कहते हैं, प्रारंभिक व्यय, ठीक होगी बात। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी कि बिजनेस स्टार्ट होने से पहले के जितने भी खर्चे होते हैं वो सब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में आते हैं। तो वो सारे खर्चे धीरे धीरे P&L से राइट ऑफ करते रहते हैं, और जब तक वो राइट ऑफ नहीं होते तब तक उन्हें किस में डालते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स वाले हेड में शो कर देते हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ एसेट्स, ये एसेट्स जाते हैं आपके बैलेंस शीट में, ध्यान रखिएगा, आगे आप पढ़ेंगे इस चीज को। फिलहाल तो आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर कर रहे हैं कि एसेट्स क्या होती है तो कितने तरह की होती है, ट्रेड क्रेडिटर्स वगैरह क्या होते हैं, डेटर्स क्या होते हैं। अभी तो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की जा रही हैं, ताकि जब हम आपको इनका फॉर्मेट बना के दें
तो आपको प्रॉब्लम ना आए किसी टर्म को समझने में कि एसेट्स हम लिख रहे हैं तो ये होती क्या है। ठीक है, आज के लिए आप इतना ही रखेंगे बेटा। अभी आप इन्हें ही थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद कल से मैं स्टार्ट करूंगी नेक्स्ट, यानी कि इसके आगे का मैं स्टार्ट करूंगी। आज आप इतना ही रखेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आप सभी को लगता है कि वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल है तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जहां तक आप शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गुड बाय।